नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर नई वीडियो और नई जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हुई हूँ। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। इस वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक नागिन का बदला है, एक सांप का बदला है। दोस्तों, ये कहानी एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है और ये कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरे ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। दोस्तों, सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है उसको हम इच्छाधारी नाग कहते हैं। और दोस्तों, जो नाग और नागिन इच्छाधारी होते हैं वो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। वो सब हर काम को कर सकते हैं जो काम इम्पॉसिबल भी होता है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो और जानते हैं किसान और नागिन की कहानी के बारे में। दोस्तों, ये बात प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान अपने खेत में काम करने के लिए जाता है। वो किसान अपने बैलों की जोड़ी को लेकर अपने खेत में जोत रहा था और उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत को उन दोनों बैलों की सहायता से जोत निकाला था। अब खेतों के चारों ओर कुछ कोने थे, वो बच गए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान के जो खेत के कोने बचे हुए थे, उन खेतों में कुदाली लेकर के जमीन खोदने लग जाता है और किसान 3 कोने को खोद देता है। और जब चौथे कोने के पास किसान पहुंचता है, उस कोने पर दीमक कुछ बम्बियां बनाई हुई थी और वहां पर एक छोटी सी बम्बी थी। अब वो किसान उस बम्बी को भी खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान कुदाली से उस बम्बी पे मारता है तो वो खुद जाती है और बम्बी खुदने के बाद एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़े को देखकर वो किसान बड़ा ही दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। जब किसान उन दोनों सांपों के टुकड़े को दूर हटाता है और गौर से देखता है तो उस खुदी हुई बम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा था। यह देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि यह जो सांप का बच्चा है इसी सांप का ही है, लेकिन सांप तो मर चुका है, यह कट गया है और 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? दोस्तों, यही सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साथ मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह इसका लालन पालन करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूँगा। यही सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले जाता है। घर ला करके अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। दोस्तों, इस किसान का एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा सा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। दोस्तों, किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है। वह अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति ही इसको रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया था, उस वक्त उस बम्बी के अंदर वह सांप था और उसका बच्चा था। नागिन उस बम्बी के अंदर नहीं थी, पर किसान जब उसके बच्चे को लेकर अपने घर जाता है तो
पीछे से वो नागिन उस बम्बी पर आती है तो नागिन देखती है उसका पति 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है और बहुत चिल्लाती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब वो नागिन उस बम्बी के अंदर घुसती है और वो अपने बच्चे की तलाश करने लग जाती है, तो उसको उस नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब और भी ज़्यादा वो नागिन दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है और बहुत विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित होता है और ना ही उसका पुत्र मिल पाता है। और अब अंत में जा कर के नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है, अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है। और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका भी वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। अब वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। अब इसी तलाश में नागिन लग जाती है। दोस्तों, अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेतों में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उस कुदाल से कोने को गोड़ने लग जाता है जिससे सांप की मृत्यु हुई थी, तो उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। और उस दिन नागिन भी उस बम्बी में बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे किसान उस कुदाली को लेकर के और जमीन खोदने लगता है तो उस नागिन की नज़र उस कुदाली पर चली जाती है और कुदाली देखती है उस पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है और इसने ही मेरे पुत्र को मारा है। उसको पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। सबसे पहले उस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद यह पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को डसना शुरू कर दूंगी। इस तरह की योजना नागिन अपने दिमाग में बनाती है। दोस्तों, अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे किसान अपने घर के अंदर जाता है तो फिर नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पर भी जगह नजर नहीं आती है। अब नागिन पास में ही पड़े कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान अपने घर के दरवाजे को कब खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद में फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन उस घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नजर आता है जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों ना किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करूं, ताकि इसको पता चले कि पुत्र का वियोग क्या होता है। दोस्तों, यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़ करके किसान के पुत्र को डस जाती है और किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नज़र नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है मेरे घर से कोई सांप निकल रहा है। यह देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी ये उसी की नागिन है और यह मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है।
दोस्तों, यही सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी अपने घर से बाहर नागिन को निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है कि इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचाया है। तो किसान की पत्नी भी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जा करके देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इसका उपचार करवा दें, लेकिन अब रात्रि के समय कोई राज्य वैद्य नजर नहीं आ रहा था। उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे और ना ही कोई चिकित्सक व्यवस्था थे, सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। दोस्तों, कुछ ही देर में किसान के पुत्र को जहर चढ़ जाता है और वो मुख से झाग निकालने लगता है। आंखें नीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे किसान का पुत्र खत्म हो जाता है। दोनों खूब रोते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला था। वो किसान और किसान की पत्नी अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देते हैं और अपने दिल पे पत्थर मार विश्वास करते हैं। सोचने लगते हैं कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का पुत्र हमारे पास है, उसको हम हमारी पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। दोस्तों, अब वो किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं और उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उसके हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। दोस्तों, अब कुछ समय निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। अब की बारी नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरी पति की हत्या की और मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यही सोचकर नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब नागिन जैसे ही किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे थे और बड़े प्यार से पिला रहे थे। पुत्र पुत्र कह करके नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे थे। यह देखकर नागिन बड़ी चकित रह जाती है। सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में गलानी करने लगती है। सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े दयालु हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। दोस्तों, इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए पर पश्चाताप करती है। अब नागिन किसान के घर से वापस निकलकर चली जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, आप किसी हादसे का शिकार हुए हों, लेकिन मैंने जानबूझ करके किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी गलानी हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। अब वो नागिन बड़ा ही पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपनी करने का पश्चाताप करती है। दोस्तों, अब 1-2 दिन के बाद फिर से वो नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार यह सोचकर जाती है कि क्या वास्तव में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही दिखावा कर रहे हैं। तो वो जाकर देखती है कि वास्तव में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारा तो कोई पुत्र नहीं,
हमारा एक पुत्र था, वो भी खत्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा है। यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और उस नागिन को संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। दोस्तों, अब वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को तो खत्म किया है। इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिवजी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगते हैं तो उसको देवों के देव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। दोस्तों, अब वो नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। पूजा शुरू कर अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है और अब मैं ये चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र की प्राप्ति हो। दोस्तों, उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटे से नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए उस किसान के घर आते हैं और किसान से कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको भी मार देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बचा लें। इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। यह कहकर पंडित और पंडितानी दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितानी के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। और जब दूसरे दिन जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे हुए थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडितानी जी ने हमें पुत्र दिया था वो लोग यहाँ मरे पड़े हैं। अब वो किसान पंडित और पंडितानी का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान के घरवाली पंडित के पुत्र का भी लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को और उस पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और यह नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। सोचने लगती है कि किसान वास्तव में धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा है। यही सोचकर नागिन वापस लौटने लगी, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है, अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों, उस नागिन के पास नागमणि भी थी। अब वो धीरे धीरे किसान के पास जाती है। किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है और औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ। इस चीज को तुम संभाल के रखना और यह चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। फिर वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है। फिर वो नागिन अपने पुत्र को सहलाती है और अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है कि किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनी जाती है। इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है और यह बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी के साथ कोई गलती करता है या डस लेता है, इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसा है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। यह कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाह संस्कार करते हैं। इस तरीके से उनका परिवार पूरा संपूर्ण हुआ।
उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन के पुत्र यानी दोनों को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। और कुछ समय निकलने के बाद वो नाग भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। अब वो उनका पुत्र भी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास यानी किसान के घर आता है। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा और उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो किसान हमेशा धर्म में विश्वास रखता था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।